हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्लास नंबर 15। इस क्लास नंबर 15 में हमारी जो पजल रहेगी वो रहेगी ईयर बेस्ड पजल, एंड जो हमारी डीआई रहेगी वो रहेगी मिसिंग डेटा बेस्ड डीआई। क्योंकि आप में से मुझे एक एस्पिरेंट ने बोला था कि मैम आप मिसिंग डेटा बेस्ड डीआई करवा दो, तो आज हम लोग वही करेंगे। ये हमारी जो सीरीज है आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए रह रही है, जो हम लोग 9 बजे करते हैं। और अगर आपको मेंस का कंटेंट प्रैक्टिस करना है तो हमारी सुबह 10 बजे क्लास होती है, विच इज ऑफ पजल्स एंड डीआई, जो कि हम लोग ऑल्टरनेटिव डे पे करते रहते हैं। क्या बोलना था, बोलिए क्या बोलना था। और अब इधर मत देखो, मैं अपना कर लूंगी। फ्लो बन जाता है, फिर मेरे को रुकना नहीं पड़ता, ऐसे एडिट करना पड़ता है। अब ट्रिम तो हो जाएगा ना साइड साइड से, वो चीज है। पी लिया पानी, हो तो जाएगा, फिर दोनों का रोला डलता है ना, दोनों कैसे होंगे। 2 वीडियोज है ना, देखती हूँ। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे हमारा सेट नंबर 15, जिसमें रहने वाली है एक पजल विच इज अ ईयर बेस्ड पजल। और जो हम डीआई करने वाले हैं वो रहेगी एक मिसिंग डेटाबेस डीआई। क्योंकि आप में से मुझे एक एस्पिरेंट ने बोला था कि मैम आप मिसिंग डेटाबेस डीआई करवाओ, तो आज हम वही करेंगे। ये जो हमारी सीरीज है ये आरआरबी प्योर क्लर्क 2020 के लिए है। और अगर आपको मेंस का कंटेंट प्रैक्टिस करना है तो सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है, जिसमें हम लोग एक पजल करते हैं और ऑल्टरनेटिव डे पे एक डीआई भी करते हैं। तो आप दोनों क्लासेस ही मिस मत करना। अब हम देखते हैं कि आज की हमारी पजल कौन सी है। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आज का जो सेशन रहेगा उसमें आपको जो क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन के ऊपर वो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन जो हिंदी का हमारे पास क्वेश्चन होंगे, हिंदी का जो हमारे पास डेटा होगा, वो मैंने नीचे एक पीडीएफ का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो और अपना जो क्वेश्चन है हिंदी का वहां से बना सकते हो। सिर्फ आज की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कर लेना, आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिए और मुझे जरूर बताना कि आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगा। स्टैंडर्ड टाइम की मैं बात करूं तो 2 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगने चाहिए। अब हम देखेंगे इसने क्वेश्चन में बोला क्या है। इसने बोला है कि 8 फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे हमें फ्रेंड्स के नाम दे रखे हैं और ये लोग जो है डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न हुए हैं। और नोट में दिया हुआ है कि ये सब लोग 1 जनवरी को बोर्न हुए हैं एंड कंसीडर देयर एजेस एज ऑन 1 जनवरी 2019। और जो हमने इनकी एजेस कंसीडर करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, 2019 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना होता है, जितने भी ईयर्स होते हैं उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में एक टेबल में लिखना होता है। असेंडिंग ऑर्डर से मेरा क्या मतलब है, जो साल पहले आएगा उसको आप पहले लिखोगे, जो साल बाद में आएगा उसको आप क्या करोगे, बाद में लिखोगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे इनमें कौन सा साल आ रहा है, 1975। फिर कौन सा आएगा, 1979। देन आएगा 1981, 1985। उसके बाद आया है 1987, 1991। जैसे जैसे साल होते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग इनको लिखते जाएंगे और आपको भी ऐसे ही लिखना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि हमें 90% क्वेश्चंस में ये साल इसी फॉर्मेट में दिए होते हैं। और जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये लगता है कि इनके जो साल हैं वो हमें जैसे ही इन्होंने दे रखे हैं वैसे ही उठा लेने हैं, मतलब जैसे क्वेश्चन में दिए हैं इस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में हम लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ईयर्स का थोड़ा सा ऊपर नीचे इन्होंने लिखा होता है, तो अगर हम उस वे से सॉल्व करने लगते हैं तो हमारे क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको ईयर्स कैसे लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं। अब ईयर्स तो हमने लिख लिए, और इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम लोग 90% क्वेश्चंस में एजेस को भी निकालते हैं कि इनकी एज जो हमें बेस दिया गया है 2019 उसके अकॉर्डिंग कितनी एज हुई इनकी, ये हम लोग 90% केसेस में निकालते हैं।
ठीक है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि आप क्वेश्चन की जब कंडीशंस नोट कर रहे होते हो तभी आपको पता चल जाता है कि आपको जो है इसकी एज लिखनी है या फिर नहीं लिखनी है, वो क्वेश्चन की कंडीशन से पता चल जाता है। अगर आपको लगे तभी आप लिखना, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो इसने क्या बोला है कि 3 पर्सन जो है वो बॉन्ड हुए हैं आर और क्यू के बीच में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर, 3 पर्सन एंड क्यू। कौन ओल्डर है कौन यंगर है हमें नहीं पता। 2 पर्सन आर बोर्न बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में 2 पर्सन है और एल्डर और यंगर का हमें नहीं पता, तो मैंने एरो लगा दिया। डिफरेंस बिटवीन आर एंड एस की एज में कितना है, 10 साल का डिफरेंस है। डब्ल्यू जो है जस्ट किसके बाद बॉन्ड हुआ है, वी के बाद, वी के जस्ट बाद कौन है, डब्ल्यू है, ठीक है। और इसमें बोला है आर इज ओल्डर देन क्यू, यहां से सिर्फ कॉमन सेंस लगानी है। अगर आर क्यू से ओल्डर है तो जाहिर सी बात है कि आर ऊपर आएगा और क्यू कहाँ आएगा, नीचे आएगा। आप बॉन्ड हुए हो 2000 में, आपका जो भाई है वो 1991 में बॉन्ड हुआ है, वो आपसे बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, जो मेरे से बड़ा है वो मेरे से पहले बॉन्ड हुआ और मैं छोटा हूं तो मैं बाद में बॉन्ड होऊंगा, तो आप इसको क्या करोगे, हटा दोगे, तो आर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और क्यू कहाँ आएगा, नीचे आएगा। सम ऑफ द एजेस ऑफ डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू और टी की जो एज है वो 1 मोर देन किसकी एज है, टी की एज के, टी की जितनी एज है उसमें एक ऐड करेंगे तो डब्ल्यू और टी की जब हम लोग सम करेंगे एज का तो निकल आएगी। क्यू वॉज बोर्न आफ्टर आर, तो क्यू आर के बाद ही बॉर्न हुआ है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो इस लाइन में उसने बोला था सम ऑफ द एजेस, यहां से आपको हिंट मिल गया कि आपने यहाँ पे एजेस को निकालना है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी सेंटेंस एजेस के अकॉर्डिंग नहीं दिया होता तो आप लोग ईयर से भी निकाल लेते इनकी जो भी इनकी अरेंजमेंट रहनी थी, लेकिन एजेस वर्ड आ गया तो आपको यहाँ पे एजेस निकालने पड़ेंगे, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं एज निकालू तो हमने बेस लेना है 2019, 2019 बेस लिया, तो अगर कोई 1975 में बॉर्न हुआ है तो वो 2019 में कितने साल का हो गया, आप क्या करोगे, 2019 में से 1975 को क्या करोगे, माइनस करोगे, कितने साल का हो गया, 44। 1979 और 2019 में कितना डिफरेंस आया, 40, 38, ये 38 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 34। 87 में बॉर्न हुआ है तो 32, 91 में बॉर्न हुआ है तो 28, 97 में 22 और 2000 में 19, तो ये हमारी क्या आ गई, एजेस आ गई। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कंडीशंस उठानी है, और आपने यहाँ देखा है कि ये वाली जो 2 कंडीशंस है ये एक दूसरे से रिलेट होंगी, क्या होंगी, रिलेट होंगी। देखो कैसे, उसने क्या बात कही थी, आर और एस की एज के बीच में 10 साल का गैप होना चाहिए, आर माइनस एस 10 हो सकता है और एस माइनस आर भी क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, दोनों ही केसेस यहाँ पे पॉसिबल है। आपको यहाँ पे 2 नंबर ऐसे देखने हैं जिनका डिफरेंस क्या है, 10 आए। शुरुआत करते हैं 44 से, 44 माइनस 10 कितना होता है, 34, आपके पास ये दोनों यहाँ पे हैं, तो 44 माइनस 34 आपके पास यहाँ पे है, 40 और यहाँ पे 30 नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं, 38 और 28 है, तो आपके पास यहाँ पे 38 और 28 जो है वो आ जाएगी। उसके बाद क्या आएगी, 32 और 22 भी है, तो 32 और 22 आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, तो आपके पास ये 3 केस बन गए आर और एस के लिए। अब आपको क्या करना है, आर और एस की अरेंजमेंट करनी है। ये तो आपने निकाल लिया इस कंडीशन को यूज करके, आर और एस 10 वाली को। अब आपको इस कंडीशन को देखना है जिसमें आर ऊपर आएगा और उसके 3 प्लेसेस छोड़ के क्या आएगा, क्यू आएगा, राइट। अगर मैं शुरुआत करती हूं इससे 38 और 28 से, किससे शुरुआत करती हूँ, 38 और 28 से, तो मेरी बात सुनो, अगर मैं बोलूं कि आर को मैं रख दूं यहाँ पे 28 पे, एस को मैं रख दूं 38 पे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन कहाँ पे आएगा, तो आर के नीचे आपको कितनी जगह चाहिए, 3 छोड़ के क्यों आना चाहिए, मतलब आर यहाँ नहीं आ सकता। अब आर को रखो आप 38 पे, एस को रखो आप 28 पे, और आर के 3 छोड़ के आप क्यू यहाँ पे लगा सकते हो, ये एक पॉसिबिलिटी आपके पास आ गई है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो, ये केस हमने यूज कर लिया, 32 और 22 देखो। अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे आर को तो यहाँ नहीं रख सकती क्योंकि इसके नीचे क्यू नहीं आ पाएगा, अगर मैं आर को यहाँ पे रखूं तो क्या इसके 3 छोड़ के यहाँ पे क्यू आ सकता है, नहीं आ सकता, मतलब ये केस तो बनेगा ही नहीं। अब बात करते हैं 34 और 44 की। अगर मैं आर को यहाँ रखूं तो 34 पे कौन आ जाएगा, एस, और आर के 3 छोड़ के कौन आएगा, क्यू, ठीक है। अब दूसरी बात करती हूं मैं, जब मैं आर को रखूंगी 34 पे, एस को रखूंगी 44 पे, और आर के 3 छोड़ के कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इनके अकॉर्डिंगली हम आगे नेक्स्ट वाली जो हमारी कंडीशंस है उनको अप्लाई करेंगे।
इस कंडीशन में बोला था कि W और T की जो एज है उन दोनों को प्लस करेंगे तो P की एज में एक ऐड करेंगे तो दोनों की एजेस जो है वो इक्वल हो जाएंगी। अब देखो आपको यहाँ पे कितने नंबर्स लेने हैं, 2 नंबर्स, यहाँ पे एक और यहाँ पे लेना है 1 नंबर। मतलब यहाँ पे जो 2 नंबर्स होंगे उनका जो एडिशन होगा वो किसके बराबर है, इस नंबर में अगर हम 1 प्लस कर देंगे उसके बराबर। मतलब ये नंबर्स किस में होना चाहिए, इस टेबल में होना चाहिए। सबसे लोएस्ट से शुरू किया करो क्योंकि अगर आप ऊपर से शुरू करोगे तो कोई फायदा है ही नहीं, बिकॉज 84 बन रहा है, 84 आपको यहाँ नहीं दिखेगा। शुरू कर रही हूँ मैं 19 और 22 से। अगर मैं 19 और 22 को ऐड करूंगी तो मेरे पास आएगा 41, राइट। 19 और 22 को ऐड किया, मेरे पास आया 41 विच इज ऑल्सो 40 प्लस 1। अगर मैं इस फॉर्मेट में बात करूं तो 41 किसके बराबर है, 40 प्लस 1 के। क्या 40 आपके पास है, यहाँ पे है। मतलब आपके पास यहाँ पे एक कंडीशन आ गई जिसमें आप 19 रखोगे, 22 रखोगे और 40 रखोगे P को। P का हमारे पास सर्टेनिटी आ गई। नेक्स्ट चलते हैं 28 एंड 22। यहाँ पे आप इनको ऐड करो, आपके पास कितना आएगा, 50 आएगा। 50 अगर इन दोनों का एडिशन है मतलब ये 49 प्लस 1 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 49 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। दैट मीन्स और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, जितना ऊपर जाओगे उतना एजेस जो है इंक्रीज होती जाएंगी। आपके पास एक ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, इसी को ही आप क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। मतलब P किस पे आ जाएगा, 40 पे आ जाएगा, राइट। हो गया। अब P तो हमने 40 पे लिख दिया, लेकिन W और T हमारे पास 19 और 22 पे आने चाहिए। W और T 19 और 22 पे, लेकिन ये नहीं पता कि कौन 19 पे आएगा कौन 22 पे आएगा। इस केस को कंसीडर करूं तो 22 बुक्ड है, मतलब ये केस कैंसिल। इस केस को कंसीडर करूं तो 19 बुक्ड है, मतलब ये केस कैंसिल। आपके पास कौन सा केस बच रहा है, सिर्फ सेंटर वाला, जिसमें आप W और T को रख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो V जो है W के एकदम ऊपर है, राइट। और अगर आप W को यहाँ रखोगे, V को यहाँ रखोगे तो T के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। दैट मीन्स आप T को यहाँ रखो, W को यहाँ रखो, V को इधर रखो, और इस वाली कंडीशन से आप अपनी अरेंजमेंट पूरी कर दो जिसमें V और U के बीच में 2 का गैप है, 1 एंड 2। तो Q कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। आपकी अरेंजमेंट अच्छे से पूरी हो गई है। आई होप आपको ये जो पजल है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि R और Q की एज में कितना डिफरेंस है। R की एज कितनी है, 44। Q की एज कितनी है, 32। 44 माइनस 32 कितना आ गया, 12। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Q कौन से ईयर में बॉर्न है, Q है 1987 में। ऑप्शन इज सी। हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन यू, U से छोटे कितने हैं, U है यहाँ पे, इससे छोटे मतलब इससे नीचे 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। Which of the following person is younger than P? P से छोटा कौन है, P से छोटा तो आपके पास R को छोड़ के सारे हैं, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लो, S Q V तीनों है, मतलब all of these. Who among the following person was just born before V? V से जस्ट पहले कौन है, Q है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये पजल पूरी हो गई। अब हम चलते हैं अपनी DI पे। ये DI जो है ये हमें क्या बता रही है कि हमें टेबल में कुछ डेटा गिवन है व्हिच इज रिलेटेड टू सेल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज बाय अ मोबाइल डीलर। ये हमें सेल्स बताता है डिफरेंट कंपनीज का। अब जब भी सेल्स की बात आए तो आपको पता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी इन्वॉल्व होगा, सेलिंग प्राइस भी इन्वॉल्व होगा, प्रॉफिट परसेंट भी इन्वॉल्व होगा और लॉस परसेंट भी इन्वॉल्व होगा। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है इनके तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे हैं तो आपको बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, राइट। सबसे पहले मैं बात करूं तो कॉस्ट प्रॉफिट क्या होता है, आपका एक्सपेंस होता है जिसमें आप सामान खरीद कर लाते हो, जिसपे आप सामान बाय करते हो, राइट। आपकी कोई दुकान है, आपकी स्टेशनरी की दुकान है, आप पेन लेकर आए हो। अगर आप 100 रुपए में होलसेलर से पेन लेकर आए हो तो क्या आप उसको 100 रुपए में बेचोगे, नहीं बेचोगे। आप अपना प्रॉफिट ऐड करोगे और उसको 110 120 में बेच दोगे। मतलब कॉस्ट प्राइस आपका क्या हुआ, 100 रुपए हुआ, आपका एक्सपेंस हुआ। उसमें आप क्या ऐड करते हो, प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पे ऐड किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस, जिसपे आप चीजों को क्या करते हो, सेल करते हो, जिसपे आप चीजों को बेच देते हो। ये सबको पता है। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट परसेंटेज जो लगता है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड ना हो तो वो कॉस्ट प्राइस पे लगता है। किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे लगता है। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ,
प्रॉफिट परसेंटेज भी तो दिया होता है ना कि हमारे पास जो प्रॉफिट है यहाँ दिया है ना कि 20% हुआ है। 20% किस पे हुआ है? क्वेश्चन में नहीं दिया ना कि सेल्स के अकॉर्डिंग लेना है। अगर नहीं दिया मतलब हम किस पे लेंगे? कॉस्ट प्राइस में। अगर कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस का 20% ऐड करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब मार्क्ड प्राइस क्या होता है? यहाँ पे तो नहीं दिया लेकिन मैं बता देती हूँ। मार्क्ड प्राइस क्या होता है? आप किसी शोरूम पे गए, आप गए एडिडास पे, आपको एक बहुत अच्छे से शूज पसंद आ गए, लेकिन आप शोरूम पे क्यों गए थे? क्योंकि वहां पे सेल लगी हुई थी, राइट? तभी हम शूज खरीदने जाएंगे, फ्रेश में तो कौन खरीदता है। शूज की सेल लगी हुई थी तो उस पे जो आपको शूज पसंद आए उस पे जो टैग का प्राइस था, टैग का प्राइस था वो कितना था? 1000 रुपए। वैसे इतने सस्ते तो नहीं मिलते पर 1000 रुपए उसका टैग प्राइस था। मान लो वहां पे लिखा हुआ था कि आपको जो डिस्काउंट मिलेगा, जो ऑफर मिलेगा वो मिलेगा 20% ऑफ। क्या मिलेगा? 20% ऑफ पे आपको जूते मिल जाएंगे। अब 1000 रुपए जब उसका टैग प्राइस था, आप उसको खरीद कर कितने में लाओगे? 20% जब उसने ऑफ दिया है तो आप 1000 में से 1000 का 20% माइनस करोगे, आप उसको 800 में खरीद कर लाओगे ना। दुकानदार ने उस जूते को आपको 800 में बेचा, राइट? दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है? टैग प्राइस होता है, और ये 800 क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। ये जो भी मार्क्ड प्राइस है मतलब टैग प्राइस है, और ये क्या हुआ? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया जो कि मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको प्लस प्रॉफिट बताया ना, अगर यहीं पे लॉस होता तो इसको मैं माइनस लॉस लिखती। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है और लॉस हमेशा माइनस होता है, बस इतना सा डिफरेंस है, ये आपको शायद पता ही होगा। मार्क्ड प्राइस का लिख दिया, लेकिन कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमें मार्क्ड प्राइस निकालने को बोल देते हैं, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? मार्क्ड प्राइस का हमें परसेंटेज मार्कअप दिया होता है, और ये परसेंटेज मार्कअप हमारा होता है कॉस्ट प्राइस में। मतलब अगर आपको मार्क्ड प्राइस निकालना है तो आप कॉस्ट प्राइस में मार्कअप परसेंट ऐड करोगे, किसका? कॉस्ट प्राइस का, और हमारे पास क्या आ जाएगा? मार्क्ड प्राइस। तो ये आपके कुछ बेसिक्स थे जो हमने यहाँ पे क्लियर किया। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले दिया है सैमसंग का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना परसेंट ज्यादा या कम है लेनोवो के सेलिंग प्राइस से। हमारा फेवरेट क्वेश्चन फिर से आ गया जो हम रोज करते हैं, राइट? सबसे पहले बात की है सैमसंग की, फिर बात की है लेनोवो की। सैमसंग का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट। सैमसंग का कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट या फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना था? 8000। प्रॉफिट कितना है? 20%। किस पे लेंगे? 8000 पे लेंगे। 8000 का 20% कितना हुआ? 1600। दैट मीन्स हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 9600। समझ में आ रहा है? ये 20% 8000 का लेना है। इसको मैं सीधा 120% भी बोल सकती थी, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक से बता रही हूँ। उसके बाद इसने लेनोवो का पूछा है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 8000 का 120%, और 120% को हम क्या लिखते हैं? 6/5 लिखते हैं। तो आप 8000 का 6/5 सीधा भी ले सकते थे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप करो। लेनोवो में हमारे पास 20000 क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 15%। सेलिंग प्राइस निकालना है, 20000 का 15% कितना हो गया? 3000। हमारे पास कितना आ गया? 23000। अब उसने बोला है कि ये जो सैमसंग का सेलिंग प्राइस है ये इसके सेलिंग प्राइस से कितना ज्यादा या कम है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये क्या है? कम है। क्या है? कम है, राइट? कम है ना ये इससे। आपके पास दो तरीके हैं, जैसे कि मैं आपको रोज बताती हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आपके पास जो सेलिंग प्राइस आए हैं उनको आप एज इट इज लिख दो, उनको आप एज इट इज लिख दो और उनको सिंप्लीफाई कर दो। इधर से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने चलूँ तो 23 फोर्जा हमारे पास कितना होता है? 92 होता है। 23 फोर्जा 92 होता है, 40 बचा। 23 1 23 होता है, 17 बचा। और 23 अगर मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करूं तो ये 42 के करीब आएगा।
किसके आएगा 42 के करीब। जब भी आप सीधा परसेंट लेते हो तो आप इसको क्या करते हो 100 में से माइनस करते हो, दैट मीन्स आपका आंसर 58% के लगभग लगभग आएगा। और आपका यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस मतलब 23,000 माइनस 9600, आपके पास कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपके पास 13,400 आ गया, राइट। डिनोमिनेटर में आप वही रखो जो आपने डिनोमिनेटर में यहाँ लिया था, मतलब लेनोवो का प्राइस, इनटू क्या कर दो 100 कर दो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 23 5 कितना होता है, ये हो गया 25 100 और 3 5 15 115 हो गया। 115 जब आप यहाँ लिखोगे तो आपके पास कितना बच रहा है 19 बच रहा है। मतलब आप किससे इसको और करोगे 8 से करोगे तो यहाँ पे 58% के लगभग लगभग आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी सेम आ रहा है और यहाँ से भी सेम आ रहा है। डिफरेंस क्या है, अगर आप सीधा उठाते हो तो आपको 100 में से माइनस करना पड़ता है, अगर आप डिफरेंस लेते हो तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने बोला है कॉस्ट प्राइस किसका बताना है, एप्पल का और वन प्लस का और उनका डिफरेंस। एप्पल का और किसका, वन प्लस का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है। कॉस्ट प्राइस का हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। एप्पल की मैं बात करूं, एप्पल का हमें क्या दे रखा है सेलिंग प्राइस विच इज 12,000, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दिया और हमें यहाँ पे लॉस परसेंट दिया है 20%। मतलब 20% क्या करेंगे माइनस करेंगे, किसका माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस का माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे 20% कॉस्ट प्राइस का माइनस करेंगे क्योंकि हमारा लॉस है, प्रॉफिट होता तो मैं ऐड करती। ये कॉस्ट प्राइस जो है ये किसके बराबर होता है 100% के, ये हम सबको पता है। 100 में से आप जब 20% कॉस्ट प्राइस का माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 80% आ जाएगा। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप कैसे लिखोगे, उसको डिवाइड में ले जाओगे, ये हो गया 4 ये हो गया 5, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 15,000। शॉर्टकट क्या था इसका, कोई चीज जब भी होती है, कोई भी चीज XYZ, उसको क्या बोलते हैं 100% के बराबर होती है। कोई भी चीज अगर हम बेच लें तो 100% के बराबर होती है। अगर वो लॉस में बेची गई मतलब 20% कम हो गया, 100 में से 20% कम करो मतलब कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है ना। कॉस्ट प्राइस को हमने मान लिया 100%, लॉस हमारा है 20%, सीधा सीधा आपको पता चल रहा है ना कि आपके पास सेलिंग प्राइस कितना आएगा 80%, मतलब 12,000 किसके इक्वल है 80% के। 80% को हम क्या बोलते हैं 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 15,000। दिस इज योर शॉर्टकट कि आप सीधा 12,000 को किससे डिवाइड कर सकते थे 80% से। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आने लगेगा। अब मैं बात करूं किसकी, वन प्लस की। इसको मैं बेसिक से नहीं करूंगी, डिटेल्ड में नहीं करूंगी, शॉर्टकट से करूंगी। 18,000 आपका सेलिंग प्राइस है, 10% आपका लॉस है। मतलब क्या हुआ, अगर 100% कॉस्ट प्राइस था, 10% लॉस हो गया और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 18,000, मतलब 90% किसका कॉस्ट प्राइस का किसके बराबर हुआ 18,000 के। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 18,000 डिवाइडेड बाय 90%, 20,000 आ गया। 18,000 डिवाइडेड बाय 90% कितना आएगा 20,000 आ गया आपके पास। इसका कॉस्ट प्राइस आया 20,000, इसका कितना आया 15,000, डिफरेंस कितना है 5,000। अगला देखते हैं व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द मोबाइल फोन्स। अभी हमने एप्पल का और वन प्लस का क्या निकाला था, एप्पल का हमने निकाला था 15,000, वन प्लस का हमने कितना निकाला था 20,000। ये हमने निकाल लिए थे, आपको क्या करना है सबको ऐड करना है। एवरेज क्या होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल कितना है यहां से लो 8 और 15 23, या सीधा 15 15 30 30 और 8 38, 38 और 40 कितना हो गया 78, 78,000 टोटल हुआ। टोटल मोबाइल फोन्स हैं कितने 5। जब भी आप किसी डिजिट को 5 से डिवाइड करते हो तो डबल करके एक जीरो काट दो, कितना आ जाएगा 15,600। डबल करके एक जीरो क्या करनी है काटनी है, 5 से डिवाइड हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नोकिया कंपनी जो है वो अनाउंस करती है डिस्काउंट किसका, 35% ऑन मार्क्ड प्राइस, जो मैंने अभी आपको सेल का एग्जांपल दिया था एडिडास वाला, वही एग्जांपल यहाँ पे लगेगा। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द नोकिया मोबाइल फोन। सबसे पहले देखो नोकिया के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी है, उसका कॉस्ट प्राइस दिया है और उसका प्रॉफिट परसेंट दिया है। आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस में जब हम लोग प्रॉफिट परसेंट ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 15,000, प्रॉफिट परसेंट कितना है 30%, किसका 15,000 का, मतलब 4500। आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, सेलिंग प्राइस 19,500 आ गया, राइट। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि कॉस्ट प्राइस में जब हम लोग मार्कअप ऐड करते हैं तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस आ जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारा मार्क्ड प्राइस का एक और फॉर्मूला लगेगा जो मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना मेरे से स्किप हो गया। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है कि जब भी हम लोग, नहीं मैंने बताया था ना आपको 1000 माइनस 200, वही चीज है। मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस। ये मैंने आपको बताया था, मुझे याद आ गया। 1000 में से हमने क्या माइनस किया था, 20% माइनस किया था, मतलब 2000। हमारे 200, हमारे शूज कितने के आए थे 800 के। आपको यही चीज इस पे इंप्लीमेंट करनी है। सेलिंग प्राइस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो हम क्या लिखेंगे, 19,500 को यहाँ पे लिख देंगे। मार्क्ड प्राइस हमें नहीं पता, मार्क्ड प्राइस को हमने लिख दिया। डिस्काउंट कितना है 35%, मतलब 35% ऑफ मार्क्ड प्राइस हमने माइनस किया तो हमारे पास 19,500 आ गया। ये किसके बराबर होता है, 100% के। 100% माइनस 35% कितना हुआ, 65% ऑफ मार्क्ड प्राइस कितना आ जाएगा, 19,500। मार्क्ड प्राइस किसके बराबर हुआ, 13 से डिवाइड कर दो इसको, आपके पास मार्क्ड प्राइस कितना आ जाता है 30,000। कितना आ जाता है 30,000। इसका शॉर्टकट क्या था, सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया 19,500, मतलब वो 800 वाले जो जूते थे, जो मैंने आपको 800 का एग्जांपल लेके बताया था ये वाला, उसमें हमारे पास 19,500 के जूते हमने लिए। हमें क्या निकालना है, मार्क्ड प्राइस, मतलब 1000 रुपए निकालना है कि हमने ये 19,500 के जूते का टैग कितना लगा हुआ था, राइट। टैग हमें निकालना है, लेकिन हमें सेल पता है, हमें ऑफ पता है कि 35% का था, राइट। अगर हमें पता है कि कोई चीज 35% कम में मिल रही है, मतलब वो चीज एक्चुअली में आएगी कितने की, 65% की आएगी। अब हमारे पास कोई भी चीज आप लेने गए हो उस पर आपको 35% डिस्काउंट मिला, मतलब वो चीज रह कितने की गई, 65% की। तो क्या ये 19,500 65% की इक्वल नहीं था, था ना इक्वल, तो आप सीधा निकाल सकते हो, डिवाइड बाय 65 इंटू 100, आपका मार्क प्राइस आ जाता। शॉर्टकट। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉफिट अर्न्ड बाय नोकिया इज हाउ मच परसेंट मोर देन प्रॉफिट अर्न्ड बाय सैमसंग। डन। हमने यहाँ पे क्या निकाला था, इसका ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे ना, कि हमारा प्रॉफिट कितना आया था 15,000 का 30%। नोकिया पे हमने प्रॉफिट निकाला था ना 15,000 का 30%, कितना आया था 4500। और हमने यहाँ पे हमें इसने सैमसंग का पूछा है, सैमसंग का क्या है 8,000 का, प्रॉफिट परसेंट है 20%, ये भी हमने निकाला था, कितना आया था 1600 आया था। उसने पूछा है कि नोकिया का जो प्रॉफिट है सैमसंग के प्रॉफिट से कितना ज्यादा है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका यहाँ पे बताऊंगी। इसको आप सीधा कर दो, यहाँ से ये 4 के टेबल से जाएगा, ये किससे जाएगा 25 से, और यहाँ पे ये जाएगा लगभग लगभग किसके अराउंड 1.25, राइट। 11.25 के अराउंड जाएगा ये, और 25 इंटू 11.25, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 22, और 25 इंटू 11 कितना होता है आपके पास 275, 25 इंटू 25 आपके पास कितना होता है 625, राइट। यही होता है आपके पास, अगर आप 25 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.25 आएगा। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा
281.25। आपके पास जो ये आंसर आता है डायरेक्ट करने से, उसमें से या तो आप 100 को माइनस करते हो या फिर आप 100 में से इस सम को माइनस करते हो। 100 छोटा है तो आप इसमें से 100 को माइनस करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 181.25%। दूसरा तरीका क्या, आप डिफरेंस निकालो। 1600 और 4500 का डिफरेंस अब आपके पास कितना आ जाता है, कितना आ जाएगा आपके पास डिफरेंस? 2900 सॉरी 2900 आएगा आपके पास डिफरेंस। डिनोमिनेटर में वही रखना है, इनटू क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। 16 1 जा 16 तो 130, 16 8 जार 128, मतलब 180 के करीब जाएगा और आपके पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन है विच इज 181.25। अगर आप सीधा निकालते हो तो आपको 100 में से माइनस करना पड़ता है, या जो आपका आंसर आया है उसको उसमें से 100 को माइनस करना पड़ता है, मोर या लेस जब पूछा जाए। और जब आप डिफरेंस निकाल के करते हो तो आपके पास डायरेक्टली आंसर क्या हो जाता है, आ जाता है। तो ये आपने भी देखा कि हम लोग रोज ऐसा क्वेश्चन करते हैं और इस डीआई में हमारे ऐसे 2 क्वेश्चन आ गए, मतलब इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना, और प्लीज इन सेशंस को ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुंचाओ, क्योंकि आप ही ये काम कर सकते हो। आपको भी पता है कि हम लोग कंसिस्टेंटली सारी क्लासेस कर रहे हैं, एक भी डे हम लोग मिस नहीं कर रहे हैं। तो आई ऑल्सो वॉन्ट कि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक ये सीरीज जो है वो रीच करे, और आप लोग ही मेरी इसमें हेल्प कर सकते हो। तो प्लीज डू शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।